सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। इस प्रकार सुपर 30 सीरीज को कंटिन्यू क्रमागत रूप से हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो भी प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न लिए गए हैं, ये जेसीसी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इंश्योर रहिए और साथ ही साथ आप लोग एक पतली सी नोट कॉपी अपने साथ रखिए। इस प्रश्न में जो भी प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है उस प्रश्न को नोट डाउन कीजिए। और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिए जाते हैं, साथ ही कुछ ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे बताए जाते हैं, तो उन ट्रिक्स को भी और साथ ही साथ कुछ एक्सप्लेनेशन को भी आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करते जाइए। यही जो ट्रिक्स है और यही जो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से ध्यान में सुनिएगा, यही यकीन मानिए आप एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन बैठिएगा यही चीज़ आप लोगों को वहाँ पे याद आएंगे। तो बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है। एक प्रश्न है, इसी प्रश्न पर आप लोग को रहना नहीं है। साथ ही साथ ऑप्शन के जो आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं कि इससे रिलेटेड, तो उनको भी आप लोग को ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बनते हैं। और ये नहीं कि आप इस प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न कराए जा रहे हैं तो आप इन सिर्फ 15 प्रश्न को ही करना है। इसके साथ साथ हर एक प्रश्न में आप लोगों को 4 से 5 एक्स्ट्रा प्रश्न बताए जाते हैं, तो उनको भी ध्यान से सुनना है। प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? ऑप्शन है क्रोमियम, जिंक, निकेल, सल्फर। तो किसका लेप किया जाता है गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइज्ड जिसे हम लोग कहते हैं उसका और दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि हो गया यसद लेपन, जस्तीकरण। तो जस्तीकरण हो गया, गैल्वेनाइज्ड हो गया, इस प्रकार इन नामों से जाना जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? तो लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है। जो लोहा बात करते हैं हम लोग, जो कि ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ये जंग लग जाता है। इसमें जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर में जस्तीकरण की जाती है, यानी कि जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। जो पेंट किया जाता है उस पेंट में क्या चीज़ मिक्स होता है? जिंक धातु उसमें मिक्स होता है। और यहीं से बात करते हैं, लोहा में जंग कब लगता है? जब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और H2O दोनों की उपस्थिति होगी तभी इसमें जंग लगेगा। इसमें सिर्फ यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी या फिर सिर्फ जल की उपस्थिति रहेगी तो इसमें जंग नहीं लगेगा। आप देखते होंगे कोई भी लोहा है, जैसे कि आप चापाकल देखते होंगे अपने गांव में, आपके गांव में चापाकल होता ही होगा। तो जब चापाकल खराब हो जाता है तो वहाँ से जो बोरिंग किया हुआ रहता है उस लोहे के पाइप को निकाला जाता है, तो आप वहाँ पे गौर किए होंगे जो ऊपर का उसका कुछ 10-5 फीट के अंदर में रहता है उसमें लाल लाल जंग लगा हुआ रहता है, और जो बाकी का नीचे सबसे निचले स्तर पर जो पाइप होता है उसमें जंग नहीं लगा रहता है। तो उसमें जंग क्यों नहीं लगा रहता है? वो तो जल की उपस्थिति में है, बट वहाँ तक ऑक्सीजन जाना मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होने के कारण सिर्फ वहाँ पर उसको जल मिल रहा है, सिर्फ H2O मिल रहा है, जिस कारण से वो जंग नहीं लगता है। तो जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। जिंक से रिलेटेड और कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है धान। धान में एक प्रकार का रोग होता है खेरा रोग। प्रश्न पूछा जाता है धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से ही धान में खेरा रोग होता है। और जब आप रास्ते में गुजरते होंगे तो दोनों रास्तों के बीच में आप देखते होंगे रास्ते के दोनों साइड कुछ वृक्ष लगे होते हैं, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखते होंगे वृक्ष लगे होते हैं। उस वृक्ष में उसके 3-4 फीट तक उसमें पेंट किया हुआ रहता है। तो उस पेंट में क्या चीज़ मिला होता है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जिस प्रकार जस्तीकरण करते हैं उसमें जिंक मिला हुआ रहता है, उसी प्रकार उस पेंट में जिंक क्लोराइड मिला हुआ रहता है। तो ये क्या चीज़ काम करता है? ये दीमक रोधी। जैसे कि जिसमें पेंट नहीं लगा रहता है, आप जनरली घर के अगल बगल वृक्षों में देखते होंगे कि ज़मीन के थ्रू उसमें जाकर के दीमक लग जाता है। मिट्टी वहाँ पे ले जाकर के अपनी घर बना लेती है और उसमें दीमक लग जाता है। तो इसी दीमक से बचने के लिए वहाँ पे जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है, और जिंक क्लोराइड एक दीमक रोधी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से, चलिए हम लोग इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं यहाँ पे। और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में कीट यानी कि बात करते हैं वायरस, विषाणु जनित होने वाले रोग, इसका ट्रिक है।
और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। उसका ट्रिक था पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक है। आज के हम इस सेशन में देखेंगे विषाणु जनित होने वाले रोग, वायरस कीटाणु से होने वाले रोग का ट्रिक। तो ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर छापो। तो ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर छापो। ए से हो जाता है रोग आप लोग का एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, टा से ट्रैकोमा, खा से खसरा रोग, रे से रेबीज रोग और गाल से गाल सुअर रोग और पर से पीलिया रोग, छा से छोटी माता रोग और पो से पोलियो रोग। तो ये जो भी जितने रोग हम लोगों ने देखा 1, 2, एड्स, चेचक 2, इन्फ्लुएंजा 3, डेंगू 4, ट्रैकोमा 5, खसरा 6, रेबीज 7, गालसोवा 8, पीलिया 9, छोटी माता 10 और पोलियो 11। तो ये 11 जो भी बीमारी है ये सभी विषाणु जनित रोग है, कीटाणु जनित यानी कि वायरस से होने वाले ये रोग हैं। तो इसका ट्रिक आप लोग को याद कर लेना है, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर छापो। और इस प्रकार के जो ट्रिक्स है आप लोग नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिए। ये विषाणु जनित रोग का ट्रिक हो गया। चलिए मैं जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया रोग का क्या चीज़ हुआ था उसका ट्रिक था पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया। और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं। जो जीवाणु का है बैक्टीरिया का उसका प्रीवियस वीडियो में जाकर के वहाँ से लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का भी ट्रिक अगले प्रश्न में बताने वाला हूँ। तो इन तीनों से जो भी यहाँ से एक ना एक प्रश्न आप लोगों को कोई ना किसी शिफ्ट में देखने के जरूर मिलेगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कीटाणु जनित अभी हम लोगों ने क्या देखा? स्कर्वी देखा, स्कर्वी उसमें नहीं था। निमोनिया था उसमें, निमोनिया भी नहीं था। दमा था उसमें, दमा भी नहीं था। तो क्या चीज़ था? डेंगू था। तो डेंगू जो कि विषाणु जनित रोग है। निमोनिया की बात करते हैं तो ये आप लोग का जीवाणु जनित बैक्टीरिया जनित रोग है। पंडित का टाका न्यू आया वही निमोनिया है। पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया, ये विषाणु। जीवाणु में निमोनिया जीवाणु कहा जाता है। दमा का बात करते हैं तो ये फफूंदी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने यह आविष्कार किया कि मच्छर मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करते हैं? मलेरिया तो इसका खोज किसने किया? रोनाल्ड रोश ने। और मलेरिया की दवा बात करते हैं कुनैन की दवा। और कुनैन की दवा किस वृक्ष से बनाया जाता है? कुनैन की दवा सिंकोना नामक वृक्ष से बनाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि मलेरिया के लिए दवाई है सिंकोना दवाई, यह किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना वृक्ष से। अदर ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं लुई पास्चर। तो रेबीज के टीके का खोज और साथ ही साथ दूध का पाश्चुरीकरण की खोज ये लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट कोच की। तो रॉबर्ट कोच से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है, इनके द्वारा टीबी और कोलरा के जीवाणु की खोज की गई। रॉबर्ट कोच के द्वारा किसकी खोज की गई? टीबी और कोलरा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। यहाँ पे आप लोग प्रश्न में बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि वह कन्फ्यूजन होती है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आप लोग के डॉट क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपका आ गया रॉबर्ट कोच और एक आपका आ गया रॉबर्ट हुक। इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रॉबर्ट कोच जहाँ पे आप लोग को कोच देखने को मिले तो ये हो जाता है टीबी और कोलरा के जीवाणु की खोज। बट रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न को और हार्ड करने के रहेगा तो इसमें इंक्लूड कर देगा मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। या तो प्रश्न में पूछे कोशिका या तो फिर प्रश्न में पूछे मृत कोशिका। तो इन दोनों या तो कोशिका या तो मृत कोशिका, ये कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन प्रश्न पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किनके द्वारा किया गया? तो जीवित कोशिका की खोज ये आप लोग का ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। ठीक है, मृत कोशिका या तो कोशिका बोले देन रॉबर्ट हुक आंसर हो जाएगा, जीवित कोशिका बोले देन ल्यूवेनहॉक आंसर हो जाएगा, टीबी और कोलरा के जीवाणु की खोज बोले देन आप लोग का रॉबर्ट कोच आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 केजी वजन वाले व्यक्ति के शरीर में जल की कितनी मात्रा होगी?
यदि आप लोगों को ये परसेंटेज मालूम होगा कि मनुष्य के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। जनरली यहाँ पे आप लोगों को 50 ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को 80 केजी भी देखने को मिल सकता है, या तो 90 केजी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो परसेंटेज मालूम रहेगा तो आप किसी भी केजी का वेट निकाल सकते हैं। तो मनुष्य के वज़न का 70% है जो कि वह उसका जल भाग होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग 50 केजी का 70% निकालें तो कितना हो जाता है 35। सो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 केजी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य निम्नलिखित में से किन गैसों के मिश्रण से निर्मित है? सूर्य की बात करते हैं तो यह किन गैसों का मिश्रण है? हाइड्रोजन का प्रतिशत है 70% और हीलियम का प्रतिशत है 28%। 2% में और भी कुछ गैसेस है, बट मेनली सर्वाधिक गैस की यदि हम लोग बात करते हैं सूर्य में, तो हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार के पीछे का दृश्य देखने का दर्पण होता है? देखिए, ये प्रश्न से रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहले ही प्रैक्टिस सेट 1 या शायद 2 में इसका प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्न आप लोगों का आसान ही रहेगा, बट ऑप्शन में देख करके आप लोगों को ये प्रश्न हार्ड कर दिया रहेगा। जनरली आप लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़े होंगे, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण पढ़े होंगे, आवर्धक दर्पण पढ़े होंगे, बट इस प्रकार का नाम भी नहीं सुने होंगे। उन्नतोदर और नतोदर किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग सारे मैं डॉट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को तो इसका आंसर मालूम होगा कि इसको हम लोग उत्तल दर्पण लगा हुआ था, पीछे के पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बट उत्तल दर्पण का नाम क्या चीज होता है? उन्नतोदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण को किन नामों से हम लोग जानते हैं, एक बार सुन लीजिए। उन्नतोदर, ये उन्नतोदर हो गया। उत्तल दर्पण तो जनरली नाम ही है उसका। और अपसारी लेंस, क्या चीज? अपसारी लेंस और बिखराव लेंस। अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग, उत्तल दर्पण डाइवर्स करता है। उत्तल दर्पण का फिगर इस प्रकार होता है, तो ये यहाँ पे ना जाकर के ये किधर जाता है, इधर जाता है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो जाता है, यानी कि इसका बिखराव हो जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी बिखराव दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग का हिंदी मीनिंग ये होता है अपसारी। इसके विपरीत यदि हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का, जो कि गाड़ी के हेडलाइट में यूज किया जाता है, तो ये सबको यहाँ पे आके कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी कि सकेंद्रन, सभी का यहाँ पर केंद्रन होता है, सकेंद्री। और इसी को नतोदर दर्पण के नाम से भी जानते हैं। कई बार आप लोगों से समतल दर्पण से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण का फोकल लेंस क्या होता है, उसका आवर्धक क्षमता क्या होता है, और साथ ही साथ उसका पावर क्या होता है। तो इस प्रकार आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा कहीं भी अपने नोट्स में। तो इसका फोकल होता है इन्फिनिटी, अनंत। और अनंत को हम लोग लिखा कैसे है, ऊपर में 1 होता है, नीचे 0, इसी को हम लोग अनंत लिखते हैं। तो पहले मध्य प्रदेश, ये ट्रिक आप लोग को याद कर लेना है। पहले मध्य प्रदेश, फर्स्ट में मध्य प्रदेश, फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी, आवर्धक इसका 1, और इसका जो पी है, पावर है, लेंस की क्षमता, वो 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के तल में होने वाला भूकंप एक भीषण समुद्री लहर को जन्म देता है, इसे कहा जाता है? वाटरशेड, वेदरिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर सुनामी। तो इसे क्या चीज कहा जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बिखर जाती है। इन रंगों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही रूप दर्शाया जा सकता है? ये आप लोगों को जो 150 प्लस 150 प्लस वस्तुनिष्ठ आप लोगों को सेक्शनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस प्रकार सेक्शनल वाइज जो सीरीज आप लोगों को चलाया गया है, उसमें आप लोगों को ये प्रश्न बताया गया था। तो उस सीरीज को भी आप लोग जा कर के देखिएगा, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए गए हैं। तो ये ट्रिक क्या चीज था? बैजानी हा पिनाला, यानी कि लास्ट में आप लोग का रेड, लाल कलर आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में लास्ट में रेड कलर है? ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को रेड कलर देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होमो सेपियंस का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार। तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। होमो सेपियंस का यदि हम लोग बात करते हैं उद्भव, तो वह 2 लाख वर्ष पूर्व में इनका उद्भव हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 201, 206, 215 या फिर 210। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, जब वह वयस्क मनुष्य है उसके अंदर में 206 हड्डियाँ होती है। बट जब वो बाल्य अवस्था, वह जब शिशु अवस्था में रहता है उस समय उनके ऊपर 300 प्लस हड्डियाँ होती है, 300 से भी ज़्यादा हड्डियाँ होती है। बट जैसे जैसे वह वयस्क होता है हड्डियों की संख्या घट जाती है, क्योंकि जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है वह आपस में जुड़ने लगती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की हड्डी जो कि जांघ में उपस्थित रहती है। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपी हड्डी जो कि कान में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग। और इंसुलिन की कमी ये अग्नाशय से निकलने वाली ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, और जब इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन शर्करा का निर्धारित करता है, जो कि लैंगरहंस द्वीप बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और जब इसकी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह डायबिटीज रोग होता है, और जब इंसुलिन की वृद्धि हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? हाइपोग्लाइसीमिया रोग, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेगा नामक बीमारी होती है? तो घेगा नामक बीमारी, ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सोडियम, नमक, इंसुलिन, आयोडीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घेंघा रोग, जिसे कि ग्वाटर रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अग्नाशय ओटो ग्रंथि से निकलने वाली, ओटो ग्रंथि से इसका स्राव होता है। किसकी कमी हो जाती है इसमें? आयोडीन की कमी से। ये आयोडीन की कमी से ये घेंघा नामक रोग होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है? घेंघा रोग, जिसे कि ग्वाटर रोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोडीन से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये अधातु है लेकिन ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु होने के बावजूद भी ठोस और चमकीला होता है। प्रायः यदि हम लोग अधातु की बात करते हैं तो वो द्रवित अवस्था में होता है, लेकिन ये एक ऐसा अधातु है जो कि क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में, साथ ही साथ ये चमकीला भी होता है। और आयोडीन प्राप्त किया जाता है आप लोग का समुद्री खरपतवार से। जो समुद्री घास होती है, समुद्री खरपतवार होती है, वहाँ से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेकिन समुद्री जल से क्या चीज़ प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से आप लोग का सोडियम प्राप्त किया जाता है। और सोडियम जो हम लोग खाने वाला नमक यूज करते हैं उसका सूत्र क्या चीज़ होता है? NaCl। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान कोशिकाएं जो वयस्क अंगों में पाई जाती है उन अंगों को नष्ट कोशिकाओं के बदले में नई कोशिकाएं बनाती है। मास्ट, एब्सपॉटिव, स्टेम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये स्टेम के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो किस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है? तो वो मच्छर है मादा एनाफिलीज मच्छर। किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए यहीं पे मैं आप लोगों को वो ट्रिक बता देता हूँ जो कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ट्रिक है, आप लोगों को पापा काम पे सोते हैं, एक पास से आप लोग को पायरिया, एक पास से प्रोटोजोआ, एक पास से पायरिया, एक पास से प्रोटोजोआ, और का से आप लोग को काला ज्वार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से सोने की बीमारी। तो ये जो 5 बीमारियां हैं, 4 बीमारियां जो कि प्रोटोजोआ से होने वाली जनित रोग है। कौन कौन से? पायरिया, काला ज्वार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये सभी आप लोगों को प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या चीज होता है? CO2।